नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का एक बार फिर से लाइफ इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था LIC की एजेंसी कैसे लें, और वहां पर एक एग्ज़ाम का पॉइंट आया था, यानी इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए, इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए एक एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है, जिसको IRDA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और उस एग्ज़ाम को IC38 एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IC38 एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इसमें टोटल 4 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड किया है। तो पहले हम जानेंगे IC38 एग्ज़ाम के बेसिक्स क्या हैं, IC38 एग्ज़ाम क्या होता है, क्या इसके बेसिक्स हैं। दूसरे उसमें हम जानेंगे कि IC38 एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। नेक्स्ट उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और जो ये टर्म्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपने हमारा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगा, क्योंकि एक वीडियो को अगर बनाया तो काफ़ी लंबा हो जाता था, इस वजह से मैंने 6 वीडियोस के पार्ट में इसको डिवाइड किया है, और बाकी वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक दूसरे से वीडियो के लिंक आपको ये पहला पार्ट है, तो दूसरा तीसरा पार्ट, जितने भी पार्ट रहेंगे इस प्लेलिस्ट के, सारे वीडियोस का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और आपसे एक मैं प्रॉमिस ज़रूर करूंगा कि अगर आपने हमारे सारे वीडियो देखे, जो लगभग 1 घंटे के आसपास रहेंगे, तो अगर आपने इतना हमको टाइम दिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, साथ ही आप अच्छे नंबरों के साथ भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो इस वीडियो के पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो पिछला वीडियो है एजेंट बनने की क्या प्रोसेस है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ जाकर आपको एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। पहला कार्य आपको परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो आपको अटेंड करनी है, तीसरा आपको स्लॉट बुकिंग। अगर दोस्तों आपको इन दोनों के ऊपर आपको वीडियो चाहिए सेपरेट, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो दे दूंगा, जिसमें क्या प्रोसेस है, किस तरीके से फीस जमा होगी, किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, किस तरीके से स्लॉट बुकिंग होगी, कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं उसमें बता दूंगा। तो बात करें दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन 50 अंक के रहेंगे, जिसमें आपको कम से कम पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए होंगे, यानी 35% आपको स्कोर करना है। एग्ज़ाम CBT बेस्ड मल्टीपल चॉइस वाले आपके क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर 50 में से आपको 17 मार्क्स यानी 17 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद मेरिट का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन कम से कम आपको अगर 17 नंबर का स्कोर किया तो आप IRDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र का आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके बाद में बात करें दोस्तों सिलेबस के बारे में, तो ये इस एग्ज़ाम का ऑफिशियल सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको 3 सेगमेंट है, 3 पार्ट है इसके। इसमें टोटल 21 चैप्टर है। तो पहले 5 चैप्टर से आपसे 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगले 10 चैप्टर में से आपको लगभग 15 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया है कि इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। यहाँ से आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को यहाँ से तो एटलीस्ट पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। सबसे पहली टर्म जिसके बारे में मैं बात करूँ, तो पहला टर्म है यहाँ पर प्रस्तावक। प्रस्तावक क्या होता है? तो दोस्तों मान लो एक ये परिवार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ये परिवार है, और इस परिवार में 4 मेंबर है। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स की वाइफ है, ये इनका बेटा है, ये बेटी है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी एज
35 ईयर है, इनकी एज 34 ईयर है, इनकी एज 8 ईयर है, इनकी एज 5 साल है। तो प्रस्तावक क्या होगा? और प्रस्तावक, तो मान लो दोस्तों अगर इनको इनके बेटे के नाम पर पॉलिसी लेनी है तो इनकी एज 18 वर्ष से कम है, ये माइनर है, यानी एज 18 वर्ष से कम है। तो इनके लिए प्रस्तावक इनके फादर या मदर में से कोई एक रहेगा जिनके पास इनकम सोर्स है, जो कमाते हैं। यानी इनका प्रीमियम ये तो भर नहीं सकता, अभी 18 साल इनकी एज नहीं है, इनकी तो इनकम स्टार्ट हुई नहीं है, या इनकी भी स्टार्ट नहीं हुई, तो इनके फादर या मदर में से कोई एक रहेगा। तो इस केस में यानी माइनर के केस में प्रस्तावक होता है उनका माता या पिता में से कोई एक होगा। उसके बाद में आता है इंश्योर्ड पर्सन या पॉलिसी होल्डर या बीमित व्यक्ति। अगर मान लो बेटे की यहाँ पर पॉलिसी ली जा रही है बेटे के नाम पर, तो यहाँ पर प्रस्तावक तो इनके फादर हो गए, नॉर्मली समझ लीजिए यही कमाते हैं तो, और बीमित व्यक्ति कौन हो गया? इसका बेटा हो गया। अगर मान लो पॉलिसी फादर के नाम पर ली जा रही है तो इस केस में फादर ही प्रपोजर है यानी प्रस्तावक है, और यही बीमित व्यक्ति है। तो क्लियर, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। प्रस्तावक कौन कब होता है, प्रस्तावक एप्लीकेबल कब होता है? जब माइनर व्यक्ति की पॉलिसी की जा रही है। और इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर का मतलब है यानी जिस व्यक्ति का बीमा आप कर रहे हैं। इसके बाद में बात करें प्रपोजल फॉर्म की, प्रस्तावक फॉर्म की, तो अगर आप माइनर लाइफ्स कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे LIC का मैंने प्रपोजल फॉर्म निकाला है, फॉर्म नंबर 360 डिटेल फॉर्म है, इसमें आपको भरना पड़ेगा। प्रपोजल फॉर्म फॉर इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ माइनर लाइफ्स, यानी माइनर के केस में आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। और ये होता है प्रपोजल फॉर्म, यानी जिसमें सारी टर्म्स कंडीशनें दी जाती है, जिस फॉर्म में आप भर करके देते हैं वो प्रपोजल फॉर्म होता है। उसके बाद बात करें अभिकर्ता की, तो जिसके लिए एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ये अभिकर्ता का ही एग्ज़ाम है, यानी एजेंट का एग्ज़ाम है। तो अभिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी भी बीमा कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, उनके सामने एक्सप्लेन करता है, तो वो एक अभिकर्ता होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 4-5 टर्म है जिसको ठीक से आपको समझना है कि अब यहाँ आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। मान लो ये एडवाइज़र है यानी अभिकर्ता है, एजेंट है, और इनकी पॉलिसी कर रहे हैं। तो पहली बात आती है सम एश्योर्ड, बोलेंगे इनको चाहिए, बोला मेरे को 5 लाख का बीमा करवाना है। जो कस्टमर है, कस्टमर मैंने बोला कि हमको 5 लाख का बीमा चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीमे के प्रकार हैं उसमें अगर एंडोमेंट प्लान ले रहे हैं या टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, वहाँ पर जो लाइफ का कवर है यानी इनकी डेथ होने के केस में, इनकी डेथ होने के केस में जो कवर इनकी लाइफ का किया जा रहा है उसी को सम एश्योर्ड बोला जाता है। यानी बीमा कितने का हो रहा है उसको सम एश्योर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है प्रीमियम। तो ये जैसे 5 लाख का सम एश्योर्ड लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा जो कस्टमर के द्वारा भरना है कंपनी को, सम एश्योर्ड मतलब बीमा कितने का हो रहा है, और उस सम एश्योर्ड को खरीदने के लिए कस्टमर के द्वारा पे किया गया धन प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, सम एश्योर्ड का मतलब जितने का बीमा हो रहा है, प्रीमियम का मतलब यहाँ पर है कि उस सम एश्योर्ड को खरीदने के लिए कस्टमर के द्वारा जो धन पे किया जा रहा है वो प्रीमियम होता है। अब बात आती है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के बारे में। तो परिपक्वता, इनसे बोला कि आपको एक एंडोमेंट प्लान इन्होंने सजेस्ट किया, इनको कोई भी एंडोमेंट प्लान समझ लीजिए किसी भी कंपनी का। तो इन्होंने बोला कि आपका 5 लाख का हमने इंश्योरेंस कर दिया। अब 5 लाख पर कंपनी के जो बोनस है उनको ऐड करके, मान लो एक उदाहरण के तौर पर 4 लाख इनके बोनस ऐड होता है कंपनी के द्वारा, इस पॉलिसी पर दिया जाता है, तो टोटल 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए आपको 20 साल के बाद में मिलने वाले हैं, ऐसा एजेंट ने बताया। तो ये जो 9 लाख रुपए होंगे जो कि पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद में, पॉलिसी का टर्म ख़त्म होने के बाद में कस्टमर को जो बेनिफिट के रूप में, सर्वाइवल बेनिफिट या किसी भी रूप में जो मिलता है, जो फाइनल अमाउंट मिलता है,
उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। यहाँ पर एक डेथ क्लेम में एक पॉइंट और आता है। डेथ क्लेम क्या होता है, दोनों में समझ लीजिए। डेथ क्लेम का मतलब पॉलिसी की ये बीमा जितने का करवाया है, ठीक है, जितने का भी 5 लाख का बीमा लिया है, अभी इनका 25 साल का टर्म दे दिया है इनको। 25 साल में इनको 9 लाख रुपए मैच्योरिटी के रूप में मिलने वाले थे, और अगर इनकी 25 साल से पहले इनकी डेथ हो जाती है सपोज, तो उस केस में जो अमाउंट मिलेगा इनके नॉमिनी को मिलेगा और वो कहलाएगा डेथ क्लेम। और अगर ये 25 साल जीवित रहते हैं तो कंपनी के द्वारा इनको दी जाएगी मैच्योरिटी। तो क्लियर है दोस्तों, मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में आपको अंतर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका राइडर। तो राइडर क्या होता है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि डेथ होगी तो आपको 5 लाख का कवर हम दे रहे हैं, ये तो आपको मिलेगा। लेकिन डेथ नहीं हुई, इन केस ये परमानेंटली डिसेबल हो गए, इनकी इनकम बंद हो गई, ये प्रीमियम भर नहीं सकते, उस केस में कंपनियां क्या करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपको कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट इसके अलावा यानी सम एश्योर्ड के अलावा एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसको राइडर बोलते हैं। और उस राइडर का कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी भरना पड़ता है कस्टमर को, और वो कहलाते हैं राइडर। जैसे परमानेंटली डिसेबल हो गए तो इनको अगर परमानेंटली डिसेबिलिटी का अगर राइडर दे रखा है तो आगे के जो प्रीमियम है वो पूरे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पॉइंट आता है ग्रेस पीरियड का। ग्रेस पीरियड क्या होता है, मान लीजिए एक आपका इनका बीमा किया और इनको 1 तारीख को पैसा भरना है, हर महीने मंथली मोड पर बीमा कर दिया, हर महीने की 1 तारीख को प्रीमियम की ड्यू डेट रहती है। तो इस केस में अगर 1 तारीख को नहीं भर करके ये 10 तारीख को पैसा भरते हैं तो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस तरीके से क्या है कि ओवर ड्यू डेट के लिए पीरियड दिया जाता है कंपनी की तरफ से, उसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं। नॉर्मली मंथली मोड में ये 15 दिन के लिए होता है, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में ये 1 महीने का रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों अंडर राइटर, बीमांकन। बीमांकन का मतलब क्या है कि जब आप एजेंट ने प्रपोजल फॉर्म दिया, फॉर्म भरा, आपने प्रपोजल फॉर्म सबमिट किया कस्टमर ने, उसके बाद में ये जाता है अंडर राइटर के पास में। अंडर राइटर क्या करता है कि इनके द्वारा दी गई डिटेल्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि ठीक है, करेक्ट है, इसको ये बीमा दिया जा सकता है। सारी कंडीशनों को, हेल्थ कंडीशन, सारे पॉइंट देख करके, इनकम वगैरह सारी चीज़ें देख करके वेरीफाई करता है, उसको बोलते हैं अंडर राइटर यानी बीमांकन। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सम एश्योर्ड, प्रीमियम, मैच्योरिटी, ग्रेस पीरियड, राइडर, अंडर राइटर, और इससे पहले हमने चर्चा की थी प्रपोजल फॉर्म एजेंट के ऊपर, और प्रस्तावक और बीमित व्यक्ति, पॉलिसी होल्डर, इन बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की थी। और आगे जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए, और अगर ये आखिरी बार वीडियो खत्म हो चुका है, आज की वीडियो में इतना ही मैं कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसको कम करने के दृष्टिकोण से मेरा प्रयास है कि थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में कम से कम टाइम ले करके आपके लिए 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट सिलेबस का जो निचोड़ है आपको दिया जाए। तो आपको यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में या अलग से कोई वीडियो में बना करके उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो आपको सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों प्रपोजर का मतलब माइनर लाइफ्स में जो कमाने वाला होता है वो व्यक्ति प्रपोजर होता है। पॉलिसी होल्डर का मतलब है यहाँ पर जिनका बीमा किया जा रहा है वो। उसके बाद में आते प्रपोजल फॉर्म, यानी जो फॉर्म अब जो कस्टमर है वो भर के देता है वो प्रपोजल फॉर्म होता है। अभिकर्ता मतलब जो प्रोडक्ट को, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को कंपनी के को कस्टमर तक पहुंचाता है, उनके पास में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, सारी कंडीशनें समझाता है, उनको अभिकर्ता बोलते हैं। उसके बाद में सम एश्योर्ड, जितने का बीमा किया जा रहा है। प्रीमियम मतलब ये सम एश्योर्ड लेने के लिए जितना धन कस्टमर के द्वारा पे किया जाएगा वो प्रीमियम। मैच्योरिटी
यानी पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद में जो अमाउंट कस्टमर को कंपनी के द्वारा दिया जाएगा वो मैच्योरिटी होता है। राइडर एडिशनल बेनिफिट लेने के लिए, जो भी राइडर्स आप ले रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको राइडर बोलते हैं। ग्रेस पीरियड यानी ड्यू डेट के बाद में कुछ दिनों का समय रहता है, वो समय ग्रेस पीरियड कहलाता है, जिसमें कोई एडिशनल चार्ज कंपनी के द्वारा नहीं लिया जाता। उसके बाद में अंडरराइटर यानी बीमांकन, यानी जो कंडीशनें कस्टमर के द्वारा भरकर दी गई है, अगर वो कंडीशनें ठीक है उन पर बीमा इश्यू किया जा सकता है, वो चेक करने वाला व्यक्ति अंडरराइटर होता है। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर यार चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। साथ ही दोस्तों आपसे एक और छोटा सा निवेदन है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इन सभी टर्म के आपको PDF और दूसरे स्टडी मटेरियल भी वहां पर मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, और दूसरे डिस्कशन भी वहाँ पर चलते रहते हैं, तो सभी में का बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अपना क्वेश्चन भेजिए, हम उनका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको देंगे।